नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 68 बीपीएससी का जब से रिजल्ट आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ आपकी संवेदना को, लेकिन अब फिर से शुरू करते हैं। हम लोग आज से फिर से लेक्चर शुरू करेंगे और पीटी और मेंस के रिगार्डिंग जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम को कवर किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका करंट से रिलेटेड है, जिसमें से आपके सवाल बनने की संपूर्ण रूप से संभावना है। मतलब कि ओवरऑल 80% ज़्यादा चांस है कि इस टॉपिक से आपका सवाल आएगा ही आएगा एग्जाम में। एक और अगला टॉपिक आएगा जिसमें अतीक अहमद वगैरह जो केस चल रहा है, इस केस को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे काम का नहीं है गुंडा मवालियों का केस। हमारे काम का होगा कि राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, दो अलग अलग टॉपिक होता है ये। दूसरा टॉपिक होगा अपराधियों का राजनीतिकरण। यहाँ से मेंस में आपके सवाल गारंटेड पूछे जाएंगे इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ये दोनों टॉपिक अलग अलग होते हैं, दोनों को ध्यानपूर्वक मैं पूरा इतिहास सहित समझा दूंगा अगले टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मानहानि संबंधित है। इसमें पीटी और मेंस के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम निष्पक्ष रहेंगे, हमें नहीं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बीजेपी का पक्ष क्या है, कांग्रेस का पक्ष क्या है, हमें नहीं मतलब उस पर। हमें बस ये देखना है कि हमारे पीटी में कौन से सवाल पूछे जाएंगे और हमारे मेंस में कौन से सवाल पूछे जाएंगे। कौन तानाशाह है, कौन लोकतांत्रिक है, ये सब चीज़ें बाद की चीज़ें हैं। सवाल अगर आपसे पूछेगा इसमें मेंस में, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित पूछ सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी संबंधी सवाल पूछ सकता है, जिसको आप मूल अधिकार से रिलेट करके आर्टिकल 19 से रिलेट करके लिखेंगे। और दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि क्या मानहानि के मुकदमों में मानहानि के लिए आपराधिक जो दंड है प्रावधान किया गया, ये सिर्फ भारत में ही है लोकतांत्रिक देशों में कि मानहानि के लिए आपराधिक दंड दिए जाते हैं। बाकी किसी भी दुनिया के देश में, लोकतांत्रिक देश में मानहानि के लिए आपराधिक दंड नहीं दिया गया। जुर्माने वगैरह का छोटा मोटा प्रावधान होता है, लेकिन बाकी चीज़ों का प्रावधान नहीं किया गया। भारत में ही ऐसा है, तो इस पर जुड़े हुए सवाल पूछ सकता है। उसके अलावा आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से आर्टिकल ऐसे हैं जो संसदों के विशेषाधिकार या उनको जो बर्खास्त किया जाता है संसद से या उनका सस्पेंड किया जाता है मेंबरशिप, इन सब से संबंधित आर्टिकल्स आपसे पूछ सकता है, प्रावधान आपसे पूछ सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और विशुद्ध रूप से ये आपके कंटेंट का चीज़ होगा, हिस्सा होगा, पढ़ने का भाग होगा। मोटिवेशन और गाइडेंस के नाम पर कब तक मैं आपको झूठ बोलता रहूँ, है ना? कब तक मैं वीडियो लाता रहूँ गाइडेंस का और आप भी देखते रहें। हज़ारों वीडियो पड़े हैं गाइडेंस का, देखिए जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारे हैं। कौन से किताब पढ़ने चाहिए, कितना किताब पढ़ना चाहिए, स्पेक्ट्रम में कितना पढ़ना चाहिए, लक्ष्मीकांत में कितना पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी कौन सा पढ़ना चाहिए, 67th को लेकर रणनीति क्या होना चाहिए, अभी मेंस का पढ़ना चाहिए कि प्री का, सब अपलोड है। बार बार मैं अपलोड कर सकता हूँ, है ना, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन ये नहीं मिलता है कि हाँ हमने पढ़ाई की है। कब तक आप सिर्फ गाइडेंस और स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे, कभी तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं क्या है केस, और उसके बाद से शुरू से अंत तक मैं पीडीएफ में पढ़ाऊंगा और समझा भी दूंगा आपको कि क्या क्या इसमें सवाल पूछे जा सकते हैं। पता ही है आपको, मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में उनको 2 वर्ष की सज़ा दी गई है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये आपराधिक हो गया, मतलब मानहानि में आपराधिक हो गया ये जस्टिस। 2 साल की कारावास की सज़ा दी गई है। ओके, उसके बाद से एक संस्था का नाम है ADR, नोट डाउन कर लीजिए इसको, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ये एक NGO है जो लोकतांत्रिक सुधारों को लेकर काम करती है। ADR का वेबसाइट है। ये क्या करती है ADR? ये सभी नेताओं को, सभी राज्यवार, कौन से नेता पर कितने क्रिमिनल चार्जेज हैं, कौन से पार्टी के नेता ज़्यादा अमीर हैं, कौन से नेता पर रेप तक के चार्जेज हैं, कितने नेता ऐसे हैं जो बिल्कुल उनके ऊपर मतलब संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं, सांसद कितने ऐसे हैं, इन सब का पूरा रिकॉर्ड ADR नाम के वेबसाइट पर आपको मिल जाए। कितने नेता ऐसे हैं जो अमीर हैं, गरीब हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते, सब कुछ मिल जाएगा। तो ADR के रिपोर्ट का हवाला ज़रूर दीजिएगा जब भी आप संसद या नेताओं से जुड़े हुए चीज़ों को लिखेंगे आंसर में, तो उसको ज़रूर दीजिएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये न्यूज़ हो गया। न्यूज़ को छोड़ के आगे बढ़ते हैं। क्या है मानहानि? भारत में मानहानि एक सिविल दोष, सिविल रॉन्ग और आपराधिक कृत्य दोनों हो सकते हैं। मतलब एक सिविल दोष भी हो सकता है और एक आपराधिक दोष भी हो सकता है, आपराधिक क्राइम भी हो सकता है और सिविल में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। इसके अंतर इनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों में अंतर्निहित होता है।
सिविल दोष के अंतर्गत मुआवजे के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाती है। आपने सुना होगा कि 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया अडानी जी ने, या इस नेता ने 150 रुपये का, 2 रुपये का, 100 रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है। केजरीवाल जी पर बहुत सारे मानहानि के मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। तो ये सब क्या है, सिविल के हैं, जिसमें जुर्माने का प्रावधान होता है। यहाँ पर आपराधिक कृत्य था। ओके, कृत्य में सुधार का प्रयास किया जाता है। वहीं मानहानि के आपराधिक मामलों में किसी गलत कृत्य के लिए अपराधी को दंडित किया जाता है। ओके, मानहानि से संबंधित कानून क्या है, अब यहाँ से सवाल पूछ सकता है आपका। वैसे सीआरपीसी और आईपीसी तो नहीं पूछेगा, एमपी में ये धाराएं भी पूछ लेता है एमपीपीसीएस के एग्जाम में। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 मानहानि के लिए साधारण कारावास का प्रावधान है, जिसकी अवधि 2 साल या जुर्माने या दोनों है। भारतीय दंड संहिता 499 भी है लिखा हुआ। मानहानि होता क्या है, जो कोई भी बोले गए या पढ़े गए जाने के आशय से शब्दों द्वारा, संकेत द्वारा, दृश्य द्वारा, यह जानते हुए कि ऐसे लांछन से उस व्यक्ति की ख्याति को क्षति पहुंच सकती है, फिर भी ऐसे कृत्य करता है, तो परिणाम स्वरूप अपवादित दशाओं के सिवाय उसके द्वारा उस व्यक्ति की मानहानि करना कहलाएगा। मतलब किसी भी रूप में अगर आपने किसी व्यक्ति को अपमानित किया है तो, या उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है, तो ये क्या है, ये कहलाता है मानहानि। अब मुझे एक चीज़ बताइए, लोकतंत्र में अगर मान लो कोई प्रधानमंत्री की आलोचना करता है, प्रधानमंत्री जी जाएं और उस पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दें, तो लोकतंत्र तो बिना आलोचना के डेड हो जाएगा। तो क्या ये सही है ना? लेकिन एक दूसरा पक्ष बताइए अब मुझे, क्या कोई भी आदमी, जैसे मान लो केजरीवाल जी हैं, इन्होंने क्या किया, सभी नेताओं को चोर बोल दिया, क्या ये सही था? आरोप लगाने के नाम पर, क्रिटिकल एनालिसिस करने के नाम पर, क्रिटिसाइज करने के नाम पर, ये क्या ये सही था कि सबको चोर बोल देना? तो मानहानि के दोनों पक्षों को आपको देखना पड़ेगा। कहीं न कहीं ये लोकतंत्र को नुकसान भी पहुंचाता है, लेकिन कहीं न कहीं ये कुछ भी बोले जाने के अधिकार को रोकता भी है कि आप किसी के ऊपर कुछ भी एलिगेशन नहीं लगा सकते हैं। आप आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, राजनीति में तो होता ही है, लेकिन आप आरोप प्रत्यारोप सोच समझ कर करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को बोल देंगे। मानहानि का मुकदमा का दोनों पक्ष को ध्यान रखिएगा। अपवाद है कि धारा 499 के अनुसार सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना प्रकाशित, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। संसद पद की अयोग्यता का प्रश्न, अब यहाँ से हमारे काम की चीज़ें शुरू हो जाती है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन 3 अलग अलग जगहों पर किया गया है। अयोग्यता मतलब कब कब अयोग्य ठहरा दिया जाएगा किसी संसद सदस्य को, उसके 3 अलग अलग जगह प्रावधान किए गए हैं। विधायिका के लिए भी अलग अलग प्रावधान किया गया। अब यहीं से आर्टिकल आगे पूछा जा सकता है। संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 102(1) में किसके हैं? संसद के सदस्य संबंधित। 191(1) में किससे संबंधित है? विधायिका, जो राज्यों के विधायिका होती है, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। एक एमपी एमएलए का अयोग्यता 3 स्थितियों पर आधार पर निर्धारित होती है। कब कब इनको अयोग्य ठहराया जाता है? लाभ का पद धारण करना। लाभ का पद जो होता है, क्या ये संविधान में परिभाषित है? बिल्कुल नहीं, यूपीएससी पूछ चुका है ये। लाभ का पद आर्टिकल 103 के तहत संविधान में परिभाषित नहीं है। लेकिन लाभ का पद होता कैसे है? जैसे आप विधायक बन गए लेकिन आप शिक्षक हैं ही सरकारी स्कूल में, तो ये क्या होता है? ये लाभ का पद होता है, आपको विधायकी से हटा दिया जाएगा। कोई मंत्री हैं लेकिन आपने कोई और भी पद धारण किया हुआ है, तो लाभ के पद के कारण आपको उस पद से हटा दिया जाएगा, संसद सदस्यता भी आपकी चली जाएगी। आम आदमी पार्टी के एक साथ 20 से अधिक विधायकों को लाभ के पद के कारण बर्खास्त किया गया था 2-3 साल पहले का, अगर आप न्यूज़ उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लाभ के पद में जब बर्खास्त किया जाता है तो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रिकमेंड करता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति जी जो हैं वो बर्खास्त कर देते हैं। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिल्ली में यही हुआ था, राज्य में राज्यपाल वगैरह बर्खास्त कर देंगे उसको। ओके, दिमागी रूप से अस्वस्थ या दिवालिया अगर हो जाता है, वैध नागरिकता का ना होना, ये 3 मुख्य रूप से कौन से हैं? प्रावधान है जिसके द्वारा अयोग्यता निर्धारित की जाती है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? अयोग्यता संबंधित कुछ प्रावधान 10वीं अनुसूची में भी वर्णित हैं। अब 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल का प्रावधान है। दल बदल का प्रावधान मतलब एक पार्टी से आप सांसद बने, जैसे बीजेपी से आप सांसद बने, लेकिन सांसद के कार्यकाल में ही आप कहाँ पर चले जाएंगे? कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पर जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो फैसला ले सकते हैं और आपको बर्खास्त कर सकते हैं संसद से, आपकी सदस्यता चली जाएगी। लेकिन 10वीं अनुसूची में दल बदल में बहुत सारे प्रावधान हैं कि जैसे 2/3 पार्टी जो है वो अगर विलय हो जाता है कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में, तो फिर उन सदस्यों का योग्यता नहीं जाएगा। ओके, इसमें दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान शामिल है।
तीसरा क्या है, अयोग्यता के बारे में कुछ प्रावधान। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है उसमें दिया हुआ है अयोग्यता संबंधित कुछ प्रावधान। यह कानून आपराधिक मामलों में सजा के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है, आपराधिक मामलों के लिए। इसी के तहत राहुल गांधी जी को या लालू यादव जी को क्या किया गया है, उनको अयोग्य ठहराया गया है इसी के तहत। ओके, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है कि परंतु ऐसे व्यक्ति जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है, क्या है, जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 दोषी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन केवल मुकदमा चल रहा है तो वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे उन पर आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो। आरोप आप पर कितने भी गंभीर हों, लेकिन जब तक उसका न्यायालय से फैसला नहीं आ गया है तब तक आप चुनाव लड़ने के योग्य हैं। एक बार जब न्यायालय से फैसला आ जाएगा उसके बाद आप चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8(1)(2) के प्रावधान के अनुसार यदि कोई संसद सदस्य अथवा विधायक अस्पृश्यता, हत्या, बलात्कार, विदेशी मुद्रा विनिमय या किसी भी तरह से अपराध में लिप्त होता है तो इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे राहुल गांधी जी हैं, अगर इनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ नहीं मिला तो अगले 6 वर्षों तक ये चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। ओके, क्लियर हो गया। इनकी संसद सदस्यता तो जाएगी ही, लेकिन अगले 6 साल तक ये चुनाव लड़ने से भी वंचित हो जाएंगे। जनप्रतिनिधि अधिनियम 8(3) के प्रावधान के अनुसार यदि कोई सदस्य उपयुक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी साबित किया जाता है तो उसे न्यूनतम 2 वर्ष से अधिक की कारावास की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति को सज़ा समाप्त होने की तिथि के बाद 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि जो मानहानि का मुकदमा है उसमें हाईएस्ट जो कारावास की सज़ा हो सकती है वो होती है 2 वर्ष। और जनप्रतिनिधि अधिनियम में भी यही लिखा हुआ है कि 2 वर्ष से ज़्यादा का 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज़्यादा अगर आपको सज़ा हो गया है तो आप 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। क्या वो आलोचना इतना ज़्यादा था कि 2 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा दिया गया है किसी नेता को और उसके आधार पर फिर 6 वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है? तो सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक धारा 9 भी है कि भ्रष्टाचार यह निष्ठाहीनता की बर्खास्तगी के लिए अयोग्यता से संबंधित है। धारा 10 चुनाव का लेखा जोखा दर्ज कराने विफल रहेंगे तो भी आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यह कानून कैसे बदला? तो इसमें एक वाद है जो बहुत ही फेमस है। आरपीए की धारा मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट जो है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा में कहा गया कि दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य केवल 3 महीने बीत जाने के बाद प्रभावी होगा अयोग्यता। उस अवधि के भीतर एमपी एमएलए उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। हालांकि 2013 में लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसको नोट करके रख लीजिएगा कि ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ओके, अगले पर चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस बनाम भारत संघ के मामले में निर्णय दिया था। इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा कि कोई भी संसद सदस्य, विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य जिसे किसी अपराध का दोषी ठहराया जाता है, न्यूनतम 2 साल की कारावास की सजा दी जाती है, वो तत्काल प्रभाव से सदन की सदस्यता खो देगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि 3 महीने वेट नहीं करेंगे, उसी दिन से वो अपनी सदस्यता को खो देगा जिस दिन उस पर यह फैसला आएगा। ओके, वर्ष 2018 में लोक प्रहरी बनाम भारत संघ के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगा। फिर से 2018 में उसने क्या बोला, उसी तारीख से लागू नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का 2 वाद है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इस छोटा सा ही लेक्चर था जिसमें इसको बताना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ से क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक तो संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधित जो प्रावधान किए गए हैं अपने संविधान में, कौन कौन से प्रावधान कहाँ पर किया गया है उसको आपको लिखना है। जैसे 10वीं अनुसूची में है, आर्टिकल जो बताया मैंने उसमें है, लाभ का पद में है, या फिर बर्खास्तगी चुनाव का आप विवरण नहीं दे पाएंगे खर्चों का तो उसके तहत है। इन सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, कुछ बाद मैंने दिखाया कि क्या क्या होता है। तीसरा, मानहानि के मुकदमे को कहाँ से आप जोड़ेंगे, पॉलिटी का अगर हम समझाऊँ तो इसको आप जोड़ेंगे मूल अधिकार में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19(1) के तहत, उससे जोड़ेंगे। और फिर इसके पक्ष और विपक्ष को दोनों को समझना पड़ेगा आपको। पक्ष क्या है कि ये ज़रूरी भी है, कुछ हद तक बोलने की स्वतंत्रता एक सीमित होनी चाहिए, और ये कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवहेलना भी करता है, क्योंकि कोई कुछ भी बोलेगा तो उस पर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो सकता है। आपराधिक मानहानि जैसी चीज़ें भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप तर्क दे सकते हैं। अगले लेक्चर हम जल्द ही मिलते हैं जिसमें मैं अपराधी
का राजनीतिकरण समझा दूंगा आपको डिटेल में। छोटा सा लेक्चर था, मैंने एक शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ओके, रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच आप सभी का।